कि अगर कोई हिंदुओं के खिलाफ हिंसा करे तो उसको सबक सिखाया जा सकता है, अगर कोई हमारी लड़कियों को उठाए तो उसका गला काट लिया जा सकता है। भारत को एक हिंदू राष्ट्र बनाना है। अदालतें ये समझ नहीं पाती हैं कि इसे हेट स्पीच क्यों कहा। हिंदुओं को इसका यकीन दिलाया जा रहा है कि उनको अब इसका पूरा अधिकार है कि वे किसी का भी अपमान कर, किसी को बेइज्जत कर सकते हैं, किसी के भी साथ जैसे चाहे पेश आ सकते हैं। और ये एक नया सेंस ऑफ एम्पावरमेंट है जो हिंदुओं को दिया जा रहा है। अलावा इसके कि यह भी उनको बतलाया जा रहा है कि अब राज्य पूरी तरह से आपके पीछे है। जैसे उत्तर प्रदेश में हेलीकॉप्टर से अगर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या बाकी तमाम लोग फूल बरसा रहे हैं कांवड़ियों, तो इससे एक एहसास है कि अब यह राज्य का धर्म है। हम शेंगोल की बात अभी कर ही नहीं रहे हैं, जो शेंगोल संसद में स्थापित किया गया, जिसका एक बड़ा प्रतीकात्मक अर्थ जब वह संसद में स्पीकर की कुर्सी के बगल में शेंगोल स्थापित किया गया और जिस पर हम लोगों ने जिसको बहुत गंभीरता से नहीं ली, वक्ती चर्चा जो भी हुई, वक्ती उत्तेजना जो भी हुई, लेकिन यह एक प्रतीकात्मक परिवर्तन। तो ये देखा जा रहा है जिसको हम लोग ऐसे समझते हैं कि हिंदुस्तान में 3 तरीकों से काम किया जा रहा है। एक कानूनी तरीके से मुसलमानों को पूरी तरह से किनारे किया जा रहा है और वो कानून ट्रिपल तलाक जैसे कानून हैं, वे तथाकथित लव जिहाद वाले कानून हैं, वे एंटी काउ स्लॉटर कानून हैं और दूसरे तरह के कानून हैं। तो ये एक कानून का रास्ता है। दूसरा रास्ता है जो सड़क हिंसा का है। इसमें देवभूमि रक्षा समिति, बजरंग दल और बाकी तमाम दल हैं जिनको ये अधिकार दिया गया है कि वे जहां चाहें मुसलमानों के खिलाफ हिंसा कर सकते हैं। तीसरा तरीका है मीडिया के द्वारा मुसलमानों के खिलाफ रोजाना प्रचार करना, अहरनिश उनके खिलाफ प्रचार करना और इस तरह की बेतुकी बातें करके भी उसमें या तो कुछ लोग मजा लेते हैं या फिर कहते खास बात नहीं है। जैसे एक चैनल ने यह कहा कि दरअसल ये जो पूरा टमाटर का संकट पैदा हुआ है ये मुसलमानों के साथ। अब इसको सुनकर आप बिल्कुल हैरान रह जाएंगे, लेकिन यह एक संभावित थ्योरी के रूप में पेश की जाती है, यह हो सकता। तो ये 3 तरीके हैं जिसमें आप कानून बनाएं, फिर आप सड़क पर हिंसा करें। तीसरा तरीका है जिसमें आप मुसलमानों के खिलाफ रोजाना प्रचार करते रहें। कल हमारी एक चर्चा हो रही थी जिसमें सिद्धार्थ वरदराजन ने कहा कि एक समय था जर्मनी में जब कहा जाता था ज्यूज इज न्यूज, उस तरह अब हिंदुस्तान में हमेशा मुसलमान को एक खबर के रूप में सामने रख कोशिश, जिसके चलते मुसलमान खुद शर्मिंदा महसूस करने लगे, खुद पीछे जाने की कोशिश करने लगे, खुद सारे पब्लिक स्पेसेस से खुद को विड्रॉ कर और सिर्फ जीने तक अपने आप को सीमित करना चाहिए और उससे आगे की मांग अगर वो करे तो उसको कहा जाए कि यह एक अतिवादी मांग। लेकिन मेरी समझ से यह सब कुछ बदला जा सकता और वो सिर्फ एक तरह। और ये मैं आखिरी बात अभी के लिए कह के अपनी बात खत्म करूंगा, वो ये कि अब शायद हमें बहुत ज्यादा की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। यह कि हिंदुओं के दिल में मुसलमानों के लिए बहुत सारे पूर्वग्रह हैं, जिन पूर्वग्रहों को उन्हें दूर करना चाहिए। जैसे कि मुसलमान 4 शादी करते हैं तो हम आंकड़े पेश करेंगे और कहेंगे कि नहीं पॉलीगैमी में उतनी नहीं है जितनी हिंदुओं में है। फिर कहेंगे वो बहुत बच्चे पैदा करते हैं तो फिर हम आंकड़े पेश करेंगे और कहेंगे नहीं फर्टिलिटी रेट देखिए अब यहाँ हो गई है, यहाँ हो गई है। इस तरह हम हिंदुओं के भीतर के पूर्वग्रह को खत्म करने की कोशिश, ये एक तरीका है। दरअसल मेरी समझ ये है कि हम इसमें यकीन करना चाहते, इसलिए आप कितना भी आंकड़ा पेश, हम उन आंकड़ों आप कितना भी कहें कि नहीं मुसलमान गंदा नहीं रहता है, हम उसको नहीं मुसलमान उतना गाय का गोश्त भी नहीं खाता है, हम उसको भी नहीं। तो इसका मतलब मैं आपके दिल को अपनी तरफ से साफ नहीं कर सकता, लेकिन मेरा इस मुल्क पर हक है। तो जो न्यूनतम चीज या अधिकतम जो मिनिमम है वो मैक्सिमम, वो ये कि अब इस मुल्क में कानून का राज स्थापित होना चाहिए। यानी आपके मन में जो पूर्वग्रह है वो पूर्वग्रह मेरे खिलाफ हिंसा में तब्दील ना हो, इसकी गारंटी की जानी चाहिए। और ये किया जा सकता है। ये कम से कम अभी कर्नाटक ने पिछले 2 महीने में दिखलाया है। कर्नाटक के 2 महीना पहले के कर्नाटक की खबरों को देखिए और अभी 2 महीने के कर्नाटक को देखिए, जिसमें कर्नाटक सरकार ने बहुत सख्ती से सारे हिंदुत्ववादी संगठनों को कहा है एक भी मसला ऐसा आया आपके साथ बहुत ही सख्ती से पेश आया जाए। और कर्नाटक में 2 महीना पहले जो रोजाना घृणा अभियान दिखलाई पड़ रहा था, रोजाना हिंसा की घटना दिखलाई पड़ रही, अभी 2 महीने से बिल्कुल खामोश। हम नहीं कह सकते आगे रहेगी कि नहीं, हम नहीं कह सकते कि राज्य का तंत्र रहेगा नहीं, लेकिन राज्य के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ने सारे पुलिस अधिकारियों और सारे जिला अधिकारी और सारे प्रशासनिक अधिकारियों को बैठाकर कहा कि आपने यह होने दिया है और आज से आप इसे नहीं होने दें। तो भारत में जो तब्दीली हुई है पिछले 8 वर्ष में, वो तब्दीली ये हुई है। और इस बात को भी कहा जाना चाहिए कि हम हमेशा राजनीतिक शक्तियों, कहते हैं कि पॉलिटिकल पावर रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन हमें यह कहना चाहिए कि जिम्मेदार वो प्रशासक, वह पुलिस अधिकारी, वह जिलाधिकारी जो वहां पर है, और वह यह कह के नहीं निकल सकता कि ऊपर से आदेश आए। और अब यह कहा जा सकता है कि भारतवर्ष में कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी जिनको है, उनमें से
90% से ज्यादा लोग इस्लाम, और यह एक बहुत खतरनाक चीज हुई है। और यह भी कहा जा सकता है कि भारतवर्ष में पहले जो अल्पसंख्यकों को विश्वास था सेना पर, वह विश्वास भी अब काफी, तो हम एक ऐसी स्थिति में, आगे क्या होगा कैसे होगा कहना मुश्किल है, लेकिन जैसे कर्नाटक में किसी भी तरह सत्ता परिवर्तन किया गया और कानून के राज को स्थापित करने की कोशिश की गई, वह न्यूनतम कम से जो अभी का मैं कहता हूं मैक्सिमम है, उसे अचीव करने की, उसे हासिल करने की हमें कोशिश, जिसको आप कहते हैं कॉन्सेप्ट, तो वो कॉन्सेप्ट क्या है यूनिफॉर्म सिविल, वो एक नाम है, एक एम्प्टी शेल है, और उस खाली खोल में आप मानी भर रहे हैं। मानी कैसे भरे जाते हैं? यूनिफॉर्म सिविल कोड की सबसे ताजा बात किस तरह से की, आप उस संदर्भ को हटा नहीं सकते। प्रधानमंत्री अमेरिका की यात्रा से पहुंचे, पहला बड़ा भाषण उन्होंने दिया, उसमें उन्होंने 3-4 बातें उन्होंने कहा कि मुसलमान बहनों के साथ बहुत अत्याचार हो रहा है और मुसलमान बहनें मुझे अपना भाई मानती हैं, मैंने ट्रिपल तलाक का कानून लाया, उससे उनका बहुत भला हुआ, तो मैं उनका भाई हूँ। दूसरी बात उन्होंने कही कि मुसलमान पसमानदा लोगों के साथ बहुत अत्याचार होता है और उनको न्याय दिलाना बहुत जरूरी है, वह काम भी किया जाना चाहिए, लोग अपीजमेंट के नाम पर उनके साथ अत्याचार कर रहे हैं। और तीसरी बात उन्होंने कही कि यूनिफॉर्म सिविल कोड बहुत जरूरी है क्योंकि परिवार में 2 तरह के कानून एक परिवार में नहीं चल सकते। और उसके फौरन बाद जो बैठक हुई पार्लियामेंट्री पैनल, उसके मुखिया ने कहा कि हम विचार कर रहे हैं कि इनसे ट्राइबल्स को हटा, ट्राइबल्स इसमें। फिर नागालैंड के मुख्यमंत्री ने कहा कि हमको विश्वास दिलाया गया है कि उत्तर पूर्व के जितने भी ट्राइबल्स हैं वो इसमें रहेंगे। तो फिर कहा गया कि गोवा के लोगों को भी शायद इससे बाहर कर दिया जाए। तो फिर बचा क्या? हम और आप ये समझें कि किसी भी एक विचार को जो एक अमूर्त विचार है उसमें कोई भी अर्थ भर दिया जा सकता। अभी जो अर्थ भरा जा रहा है वो ये कि मुसलमानों को बहुत दिन से बहुत सारे विशेषाधिकार, अब उनसे वो विशेषाधिकार छीनने का वक्त आ गया है और यूनिफॉर्म सिविल कोड उसका तरीका है। तो ट्राइबल्स को हटाओ, उनको हटाओ, उसको हटाओ। असल चीज है मुसलमानों को डिसिप्लिन करना और उसका ये तरीका। तो अवधारणात्मक स्तर पर आप कहेंगे कि नहीं नहीं ये की बात है, लेकिन जो मामूली सवाल कोई नहीं करता, ट्रिपल तलाक कानून बात, और ये सबसे मामूली सवाल कि ठीक है आपने ट्रिपल तलाक का कानून लाया, हालांकि सुप्रीम कोर्ट कह चुका था कि ट्रिपल तलाक अवैध, अब कानून लिया है। कानून क्या है कि कोई अगर तलाक 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 कहता है उसे 3 साल की सजा हो। तलाक 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 कह के बीवी को छोड़ने का मतलब क्या है? एक प्रक्रिया के बिना पत्नी को छोड़ना। उसके लिए एक मुसलमान मर्द को 3 साल सजा हो। बहुत सारे हिंदू मर्द बिना तलाक बोले पत्नी, उनके लिए कोई कानून है जिसमें 2 दिन की भी सजा हो या बाकी लोगों के लिए? तो फिर ये ट्रिपल तलाक मुसलमान औरतों के भले के लिए लाया गया था या मुसलमान मर्दों को क्रिमिनलाइज करने, और ये हिंदुओं को एक खुशी देने के लिए लाया कि देखो अब हम कितनी चालाकी से काम। अभी जो सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि ये जो चालाकी घुस गई है हिंदुओं के दिमाग और एक रेडिकलाइजेशन हो रहा है का, उसके बारे में हम लोग विचार, ये रेडिकलाइजेशन, इस रेडिकलाइजेशन प्रोसेस को हम कैसे समझते हैं और हिंदुओं का डी रेडिकलाइजेशन कैसे हो, उनको डी रेडिकलाइज कैसे। आपके 12 साल 13 साल 14 साल 16 साल के हिंदू बच्चे रामनवमी, उनके हाथ में तलवार है, उनके जुबान पर गालियां हैं, और एक लाखों की आबादी रेडिकलाइज, लाखों की आबादी रेडिकलाइज हो रही है। कितनी भयानक बात, अगर ये समाज कहां पहुंचेगा कहना, लेकिन हम तमाम लोगों को तो इस बात समझना। अदालत को यह स्ट्रक्चरल वायलेंस या तो समझ में नहीं आ रहा था या अदालत इसको समझना नहीं चाहती। मैं दूसरी बात कहना चाहूंगा कि अदालत इसको समझना नहीं। दिलचस्प ये होता है, और यह बात हम लोग आपस में कर सकते हैं, कि जब अदालत में बेंच होती है और उसमें अगर कोई एक मुसलमान जज हुआ तो मुसलमान जज पहले ही झेपा हुआ महसूस, और वो एक झेपी हुई हंसी हंसता रहता है कि देखिए अब कितना एम्बैरेस किया जा रहा है बेंच ऐसे मामलों की बात, और बेंच किसी तरह उससे निकलना चाहती है कि किसी तरह उससे निकल जाया जाए। जिसका मतलब ये है कि ये जो हेट स्पीच है, इस हेट स्पीच को हिंदुस्तान में कोई भी गंभीरता से लेने तैयार, क्योंकि उसे इसका अंदाज नहीं है या वह यह जानता है लेकिन इसको कबूल नहीं करना चाहता कि यह हेट स्पीच दरअसल मुसलमानों के साथ क्या कर रही है। और यह हेट स्पीच मुसलमानों के साथ क्या कर रही है या उत्तराखंड में जाकर दिखा जाए। पूरे भारतवर्ष में अगर स्थिति देखी जाए, मेरी यूनिवर्सिटी में मेरे सहकर्मी ये बतलाते हैं कि क्लास में अगर कोई डिस्कशन होता है तो उसमें 5-6 लोग बिल्कुल खामोश, वे 5-6 मुसलमान 60 क्लास में या 55 क्लास में वो खामोश रहते हैं, वे चर्चा में हिस्सा नहीं ले। और यह चीज है जो हासिल कर ली गई अब भारतवर्ष में, और इसको यह कहा जाता है कि भारतवर्ष में दरअसल कुछ खास नहीं हो। ये करोड़ों का मुल्क है, इस करोड़ों के मुल्क में अगर 2-4 लोग कहीं मारे जाते हैं या कहीं कुछ होता है। अब अभी कांवड़िए निकल रहे हैं उत्तर प्रदेश में, अभी आज की खबर है अखबारों में, और आप सब लोगों ने, कुछ लोगों ने उसको जरूर पढ़ा होगा कि उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों के में यह ऐलान किया गया कि यहाँ अब गोश्त की दुकानें नहीं खुलेंगी। मसला सिर्फ ये नहीं, बल्कि उनके गोश्त की दुकानों को
काले कपड़े से और ढक दिया गया। इतना ही नहीं किया गया, 114 ऐसे मुसलमानों को पुलिस स्टेशन बुलाया गया और उनसे कहा गया कि उनको बुलाया गया है पीस मीटिंग के, और बुलाकर उन्हें कस्टडी में डाला गया और जेल। वे उन्होंने क्या किया था, गोश्त की दुकानें चलाते या कुछ और करते थे, लेकिन पुलिस ने कहा उनको अंदेशा है कि वो आगे जाकर कुछ कर सकते, और इसलिए को प्रिवेंटिव कस्टडी में डाल दिया गया। वो जेल में है सिर्फ इसलिए कि वे मुसलमान हैं। तो मुझे पता नहीं कि हम किस चीज का इंतजार कर रहे हैं। हम अगर अभी भी ये इंतजार कर रहे हैं कि 2000, 4000, 5000 मुसलमानों के कत्ल की खबर जब तक नहीं आती तब तक हम समझेंगे कि कुछ भारतवर्ष में नहीं हो रहा और सामान्य चल रहा है। तो भारतवर्ष एक बहुत असामान्य अवस्था में और एक तरह का मनोवैज्ञानिक जनसंहार भारत में चल रहा है।